नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइन, टेक्नोलॉजी के विषय में सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग वस्त्र निर्माण में प्रयोग होने वाले उपकरण एवं सहायक सामान पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हम आज किस विषय पर चर्चा करेंगे और हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज यहाँ पे जानेंगे कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग होने वाले उपकरण एवं सहायक सामान क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस समय इसका प्रयोग करते हैं, जिससे विस्तृत जानकारी हम लेंगे। नाप में लेने वाले उपकरण एवं सहायक सामान, ड्राफ्टिंग एवं मार्किंग के उपकरण एवं उनके सहायक सामान, कढ़ाई कटाई के उपकरण एवं उनके सहायक सामान, सिलाई के उपकरण एवं उनके सहायक सामान और साथ ही साथ फिनिशिंग एवं प्रेसिंग के उपकरण एवं सहायक सामान के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सहायक सामान और उपकरण होते क्या हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं सहायक सामान होना बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में या तो कार्य ठीक प्रकार से नहीं होगा या फिर समय पे नहीं होगा। इसी प्रकार अगर वस्त्र का कार्य का निर्माण सही ढंग से करना है और टाइम पे करना है तो उससे संबंधित समस्त उपकरण एवं सहायक सामान होना आवश्यक है। जैसे कटाई, सिलाई, फिनिशिंग, पैकिंग, इन सभी से संबंधित जितने भी सामान हैं, अगर वह वस्त्र निर्माण करने वाले के पास उपलब्ध होंगे तो वह समय पे अपना कार्य और भली प्रकार कर सकता है। अगर किसी के पास टूल्स और इक्विपमेंट्स उसके पास नहीं है तो उनकी मदद से वो कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा और उसे उसी कार्य को करने में, जिस कार्य को करने में उसे 10 से 15 मिनट लगते हैं, अगर उसके पास टूल्स इक्विपमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे तो उस कार्य को करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस नाप पे वो वस्त्र तैयार कर रहा है वह नाप सही तरीके से एक बार में सही सिली जाए, सही फिटिंग पे सिली जाए। तो इसलिए वस्त्र निर्माण जब भी आप करते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके पास जितने उससे संबंधित उपकरण एवं सहायक सामान हैं वो आपके पास उपलब्ध हों। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग होने वाले उपकरण एवं सहायक सामान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अर्थात कितने प्रकार के उपकरण और सहायक सामान हम एक वस्त्र निर्माण करते समय प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नाप लेने के उपकरण एवं सहायक सामान। दूसरा है ड्राफ्टिंग एवं मार्किंग के उपकरण एवं उनके सहायक सामान। तीसरा है कटाई के उपकरण एवं उनके सहायक सामान। चौथा है सिलाई के उपकरण एवं उनके सहायक सामान। और सबसे आखिरी है फिनिशिंग एवं प्रेसिंग के उपकरण एवं उसके सहायक सामान। ये तो हमने यहाँ पे बताया कि वस्त्र निर्माण में जब हम कोई उपकरण या सहायक सामान इस्तेमाल करते हैं तो वह कितने प्रकार के होते हैं। इसमें एक वस्त्र के प्रथम स्टेज मतलब कपड़े से की कटिंग से लेके उसकी ड्राफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग, कटाई, उसकी कटिंग करना, उसकी सिलाई करना, उसकी फिनिशिंग करना, उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसकी फिनिशिंग और पैकिंग करना, ये इससे संबंधित जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स अर्थात उपकरण एवं सहायक सामान होते हैं वो वस्त्र निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी मदद से वस्त्र बहुत अच्छी फिटिंग का कम समय में और उचित मूल्य पे ग्राहक को उपलब्ध कराया जाता है। आइए अब आगे हम समझते हैं इन सभी को अच्छे से डिटेल में कि जितने भी तरीके के उपकरण एवं सहायक सामान हैं वो कौन कौन से होते हैं और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इसी क्रम में सबसे पहला नाम आता है नोटबुक एवं फैशन बुक।
जब भी कोई ग्राहक आपके पास किसी वस्त्र के निर्माण के लिए आता है, कोई वस्त्र बनवाना चाहता है, तो आप उसकी सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? सभी को पता है कि सबसे पहली प्रक्रिया होती है उस ग्राहक का नाप लेना। बट नाप लेके अगर आप कितनी भी प्रखर बुद्धि के होंगे, अगर आपने नाप एक बार सिर्फ दिमाग में नोट किया तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास 8-10 कस्टमर आ गए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये होता है कि आप हमेशा अपने पास एक नोटबुक व फैशन बुक रख सकते हैं, जिसमें आप अपने ग्राहक से संबंधित समस्त सूचनाएं उसमें अंकित कर सकते हैं, ताकि समय समय पर जब भी आपको ज़रूरत हो आप उस सूचना को उस नोटबुक से प्राप्त कर सकें। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर आपने एक बार किसी ग्राहक के लिए कोई वस्त्र निर्माण किया, लेकिन कुछ समय उपरांत अगर वो दोबारा आता है तो उसे आपको पूरी नाप देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने पुराने बुक से ही रेफरेंस लेके और उनके वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। इसमें ग्राहक और आपकी दोनों की ही समय की बचत होती है। अब इसी क्रम में दूसरा जो उपकरण है वो है मेजरिंग टेप। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये मेजरिंग टेप अमूमन हर घर में उपलब्ध होता है। हर घर में स्टिचिंग के सिलाई मशीन के साथ या साथ के साथ ही स्वतः बाजार से उपलब्ध होता है। अब हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, इसको कैसे मेजर किया जाता है। इंची टेप प्रायः प्लास्टिक का या किसी धातु का बना होता है। इसमें प्लास्टिक या रबड़ का बना होता है। इसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरे पे आधे इंच के मेटल का एक पार्ट लगाया जाता है, दूसरी तरफ 3 इंच का मेटल का पार्ट लगाया जाता है, ताकि इससे कस्टमर की नाप लेने में सुविधा हो। गोलाई की जहाँ भी माप की आवश्यकता होती है, वहाँ पे आधे इंच मेटल वाले पार्ट से नाप ली जाती है, और अगर कोई लंबाई में नाप लेनी है तो हम 3 इंच वाले मेटल वाले पार्ट से हम नाप लेते हैं। इसके अलावा ये इंच टेप 60 इंच तक की आती है और सेंटीमीटर में 1 मीटर 56 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी माप होती है। इसके अलावा इसको नापने के लिए हमें 1 इंच में 8 बार की संख्या दी होती है। 1 इंच में 8 बार होते हैं, 4 बार का आधा इंच होता है, ताकि नाप लेते समय पॉइंट दर पॉइंट नाप लिया जा सके। यह वैज्ञानिक आधार पर बना नापने का फीता है, जिसका प्रयोग टेलरिंग की आधारशिला माना जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके तीसरे इक्विपमेंट के बारे में, रूलर के बारे में समझते हैं। रूलर प्रायः 12 इंच के तथा 24 इंच के आते हैं। प्लास्टिक, लोहे या लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसके इंच में तथा इंच टेप में 2 इंच के 2 पॉइंट का अंतर होता है, अर्थात इसमें 10 पॉइंट का 1 इंच होता है, जबकि इंची टेप में 8 पॉइंट का होता है। इसका प्रयोग केवल लाइनों के लिए किया जाता है। नाप लेने के लिए जब हम इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास, अगर नापते समय सीधी नाप के लिए हम इंची टेप अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम रूलर की सहायता से भी नाप ले सकते हैं। पर अगर किसी बॉडी पार्ट में गोलाई में नाप लेना है तो उस वक्त ये हमारे लिए किसी कार्य योग्य नहीं होता है। जब हमें सिर्फ सीधी लंबाई नाप लेनी होती है तो हम इसके मदद से भी हम नाप ले सकते हैं। आइए अब अगला टॉपिक है लेग मेजरिंग टेप। समझते हैं कि लेग मेजरिंग टेप क्या होता है। लेग मेजरिंग टेप को हम गिदरी मापक भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टांगों के अंदरूनी भाग का नाप लेने का फीता। यह अर्धचंद्र के आकार का लकड़ी का बना होता है तथा गोलाई के मध्य में एक इंची टेप लगा होता है। गोलाई को टांग में फंसाकर अंदर की टांग अर्थात गिदरी का नाप इंची टेप द्वारा लिया जाता है। इसके प्रयोग से शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं होती है और नाप ठीक आ जाता है। अगला है सीपीजी मेजरिंग टेप। सीपीजी मेजरिंग टेप, इसका प्रयोग विशेष तौर पे कोट के नाप के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक ही बार में 3 नाप ली जा सकती है, छाती का नाप, तीरे का नाप और डेप्थ ऑफ साइज। इसके अलावा ओवरकोट और अंडर शोल्डर का भी नाप इससे लिया जा सकता है।
इसे प्रायः कोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोट की फिटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, जिसके लिए हम अगर अलग अलग मेजरमेंट लेते हैं तो इसमें कोई ना कोई त्रुटि आ सकती है। तो उस त्रुटि से बचने के लिए हम सीपीजी मेजरिंग टेप के बारे में यहाँ पढ़ा और इसको समझा कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगला है स्टेप मेजरिंग स्टैंड। मेजरिंग स्टैंड ओवरकोट, लेडीज नाइटी, गाउन आदि के नाप लेने के लिए, घेरे वाले कपड़ों का फ्लेयर चेक करने के लिए इस प्रकार के स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एल्युमिनियम की रॉड और स्टैंड लगी होती है। इस रॉड पर इंची टेप वाले निशान लगे होते हैं। ग्राहक की पूरी लंबाई भी इससे गलत नहीं आ सकती है। प्राय आप ये देख सकते हो कि इसमें ये बिल्कुल स्टैंड के रूप में होता है। तो अगर आप कोई लेडीज गाउन या गारमेंट बना रहे होते हैं तो हम ग्राहक को खड़ा करके और सीधे नाप ले सकते हैं। फ्रॉक की लेंथ या स्कर्ट की लेंथ या लहंगे की लेंथ अगर आपको लेनी है तो ये बिल्कुल इस स्टैंड से नापने से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आती है। कभी कभी अगर आप फीते से ले रहे हो तो कभी फीता मुड़ा हुआ होता है या कभी ग्राहक सीधे खड़े नहीं होते हैं, तो उससे त्रुटि आ सकती है। बट अगर आप स्टैंड मेजरिंग टेप मेजरिंग स्टैंड से नाप लेते हैं तो ग्राहक की परफेक्ट नाप आती है। ये तो थे अभी तक हमने जो पढ़ा वो नाप लेने के उपकरण थे और उनके सहायक सामान थे। अब अगला हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग एवं मार्किंग के उपकरण एवं सहायक सामान। ड्राफ्टिंग एवं मार्किंग के उपकरण एवं सहायक सामान समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ड्राफ्टिंग होती क्या है। जब भी कोई ग्राहक के लिए हम कोई गारमेंट बनाते हैं तो अमूमन टेलर या जो सिलाई करने वाले कर्मचारी होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर का नाप लेके कपड़े पे ही मार्किंग करके उस पर कटिंग कर लेते हैं। बट अगर आप एक बड़े स्तर पे कोई काम कर रहे हैं या कोई रोजगार कर रहे हैं, उस टाइम में अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे तो अगर कोई थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो आप उसको सुधार नहीं सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्राउन पेपर पे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग मीन्स किसी भी ग्राहक के माप को लेकर हम सबसे पहले उसका एक पैटर्न तैयार करते हैं ब्राउन पेपर पे, जिससे अगर हमें किसी डिजाइन में कोई चेंजेस करना है या कोई नाप में कोई गड़बड़ी होगी तो वो हम पेपर में ही ठीक कर सकते हैं, हमारे कपड़े की वेस्टेज नहीं होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ब्राउन पेपर पे कस्टमर के एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पहले एक डिजाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके उसके बाद उसमें सिलाई की मार्जिन छोड़ते हुए उसे कटिंग कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग करने के उपरांत हम उसे पैटर्न बना लेते हैं। फिर हम उस पैटर्न की मदद से कपड़े पे कटिंग करते हैं और कपड़े पे कटिंग करके हम सिलाई करके गारमेंट तैयार करते हैं। तो इस ड्राफ्टिंग को तैयार करने के लिए हमें किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, किस सहायक सामान की जरूरत पड़ती है, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका जो सामान है वो है फाइल। जो भी आप गारमेंट बनाते हैं उससे संबंधित कोई भी पेपर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले उसे फाइल करना जरूरी है। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट आपसे मिसप्लेस हो जाता है तो आपको कस्टमर के लिए वस्त्र तैयार करने में बहुत असुविधा हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी फाइल को सुरक्षित रखें, उसमें कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनको सुरक्षित करके रखें ताकि आपके भविष्य में वो डिटेल अगर आपको जरूरत पड़े तो आपके काम आ सके। इसी में दूसरा है एल स्केल। एल स्केल का प्रयोग हम लंबे गारमेंट्स के लिए करते हैं। जब भी हम कोई बड़ा गारमेंट अगर हम बनाते हैं तो अगर कपड़े को ड्राफ्टिंग को चौड़ाई में एक बराबर लंबाई और चौड़ाई रखनी है, उस समय हम इस एल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रायः लकड़ी और लोहे व प्लास्टिक का बना होता है। इसको गुनिया भी कहते हैं। इसकी एक भुजा 12 इंच की तो दूसरी 24 इंच की होती है। जैसे देख रहे हैं आप, ये एक साइड में छोटा है और एक साइड में बड़ा है, तो ये साइड 12 इंच की होती है और दूसरी ये 24 इंच की होती है। प्रत्येक इंच में 8 पॉइंट के निशान लगे होते हैं। लोहे की गुनिया का प्रयोग लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री करते हैं। टेलरिंग में लकड़ी या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इससे ब्राउन पेपर पे तथा ब्लैक बोर्ड पे ड्राफ्टिंग का अभ्यास करते हैं। एक ही बार में लंबाई और चौड़ाई में 90 डिग्री के कोण पर
खींचा जा सकता है क्योंकि एल शेप में होता है। जैसा आप देख रहे हो इसका एल शेप, ये एल शेप में होती है, इसीलिए इसको एल स्केल भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट है लेग शेपर। आपने प्रायः देखा होगा कि जब भी हम पैंट की ड्राफ्टिंग करते हैं, पैंट का शेप देखते हैं, तो कमर की साइड में यह चौड़ा और नीचे पतला होता है। तो उस चीज को आप शेप देने के लिए, प्रॉपर अच्छा शेप देने के लिए हम इस प्रकार की स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये पैंट के टांगों के अंदर की अर्थात गिदरी की शेप में सहायता देता है। यह 24 इंच तथा 30 इंच की लंबाई का होता है। ऊपर से 2.5 इंच चौड़ा और नीचे की तरफ 1 इंच पतला होता है। जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, ये सिरा 2.5 इंच का होता है और ये सिरा 1 इंच का होता है। ये स्केल आप देखें यहाँ पे 24 इंच की है, ये इससे भी बड़ी 30 इंच तक की भी आती है। यह हल्की सी गोलाई की बनी छड़ी होती है, या लकड़ी और प्लास्टिक की भी बनी होती है। ये देखिए आप, ये गोलाई दे रहे हैं, ये यहीं पे यहाँ पे कमर की शेप आ, ये कमर हो गई, ये आपकी थाइस की शेप देते हुए ये बॉटम में नैरो शेप आ जाता है। ये प्राय लकड़ी की भी होती है और प्लास्टिक की भी इस्तेमाल की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है फुटा। फुटा का इस्तेमाल हम सीधी लाइनों के लिए पैटर्न बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। यह प्राय 12 इंच तथा 24 इंच के बनते हैं। प्लास्टिक, लोहे, लकड़ी के बनाए जाते हैं। इनके इंच में तथा इंची टेप में 2 पॉइंट का अंतर होता है, अर्थात इसमें 10 इंच पॉइंट का होता है जबकि इंची टेप में 8 पॉइंट का होता है। अतः इसका प्रयोग केवल लाइनों के लिए किया जाता है, नाप के लिए नहीं किया जाता। जैसा कि आपको बताया गया है, इसमें जो नॉर्मल नाप के लिए होता है उसके 1 इंच में 8 बार होते हैं। जो आप नॉर्मल स्केल भी आप देखोगे, उनमें गिनोगे तो 1 इंच में टोटल 8 लाइनें होंगी, 8 बार, 8 डिब्बे बने होते हैं। लेकिन हम इस फुटे में क्या होता है, वो संख्या 10 होती है। तो इसी वजह से इसको कभी हम नाप के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है टेलर आर्ट कर्व। ये भी लकड़ी और प्लास्टिक या हाथी दांत के बने होते हैं। ये भी एल शेप के होते हैं, किंतु दूसरी ओर की तरफ ये बंद होते हैं तथा गोलाई से घिरे होते हैं। इसी से छोटी ड्राफ्टिंग की गोलाइयां भी निकाली जाती हैं। इसके एक ओर 1/4 तथा दूसरी ओर 1/5 स्केल होती है, निशान बने होते हैं। विद्यार्थी इसकी सहायता से कॉपी में ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसा आप देख रहे हो, ये स्केल है, इसमें क्या होता है, इसका एक साइड एल शेप में होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक लंबाई में और ये चौड़ाई में, ठीक है। तो इसमें और दूसरी शेप ये एंड कर्व शेप में होती है। जब भी आप कोई छोटी ड्राफ्टिंग बना रहे हो या कोई चीज बना रहे हो, जैसे आर्महोल का निशान, आर्महोल के लिए शेप देना है, या गले में कोई डिजाइनिंग का काम कर रहे हो, तो आप इस शेप की मदद से या इस शेप की मदद जो इसमें दे रखी है, इसकी मदद से आप इसका इस्तेमाल करके अच्छी शेप दे सकते हो। इसका एक सिरा 1/4 होता है और एक दूसरा सिरा 1/5। अगर आप किसी गारमेंट की छोटी ड्राफ्टिंग करना चाहते हो तो इस स्केल के माध्यम से आप 1/4 में या 1/5 में आप इसकी ड्राफ्टिंग अपनी कॉपी पे कर सकते हो और अपने भविष्य में रेफरेंस के लिए रख सकते हो। 6वां है फ्रेंच कर्व। यह 12 का सेट होता है। टेलरिंग में 3 या 4 का ही अधिक प्रयोग होता है। प्लास्टिक के पारदर्शी मटेरियल का बना होता है। इसके गले, मुड्ढे, घेरे और गोलाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप डिजाइन में देख सकते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ऐसे ऐसे घुमाव, बहुत सारे घुमाव दे रखे हैं। इसका प्राय इस्तेमाल कपड़े में, ड्राफ्टिंग में, डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। जैसे गले में आप डिफरेंट तरह के डिजाइन अगर देना चाहते हो, या आर्महोल में शेप चेंज करना चाहते हो, या कोई किसी भी तरह की डिजाइनिंग का काम करना चाहते हो, तो वो हम इस स्केल के माध्यम से करते हैं। ये पूरा 12 का सेट आता है। इसकी क्वालिटी प्लास्टिक की होती है, और ताकि इसे ड्राफ्टिंग करने में आसानी हो, पीछे का जो भी आपने डिजाइन किया है वो शेप दिखनी चाहिए, जिससे डिजाइनिंग में मदद मिलती है।
7वां है कंपास। कंपास टेलरिंग में यह केवल अम्ब्रेला फ्रॉक के घेरे के शेप बनाने के काम आता है, ज्योमेट्री में भी इसका प्रयोग अधिक होता है। कंपास का इस्तेमाल आपने देखा होगा, अम्ब्रेला जो फ्रॉक होता है उसके बॉटम का घेरा उसमें बहुत घेरा होता है और उस घेरे को शेप देने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। 8वां है ड्राफ्टिंग टेबल। ड्राफ्टिंग टेबल के नाम के अनुसार ही ड्राफ्टिंग बनाने के काम में आना ही होता है इसे। ये ड्राफ्टिंग के लिए इस तरह की मेज का इस्तेमाल करते हैं हम। इसके ऊपर का भाग एकदम समतल प्लाईवुड या लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ब्राउन पेपर बिछाकर ही मिल्टन चौक की सहायता से इस पे ड्राफ्टिंग की जाती है। इसकी ऊंचाई 3 फुट से 4 फुट तथा 6 फुट तक भी होनी चाहिए। ये अलग अलग पैटर्न की साइज के हिसाब से हम अलग अलग साइज की टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें बच्चे के गारमेंट के लिए कोई ड्राफ्टिंग करनी है तो आप छोटे टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आपको गाउन या लेडीज गारमेंट की डिजाइनिंग करनी है, सॉरी पैटर्न बनाना है, तो आपको बड़े टेबल की आवश्यकता पड़ सकती है। अगला है ब्राउन पेपर। यह भी ड्राफ्टिंग की मेज पर बिछाकर, जमीन पर बिछाकर ड्राफ्टिंग करने तथा पेपर पैटर्न काटने के काम आता है। जब आप ड्राफ्टिंग बनाते हो तो इसी ब्राउन पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं। इस ब्राउन पेपर पे हम कस्टमर से के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन तैयार करते हैं और इस डिजाइन को तैयार करके हम इसे कटिंग करके पेपर पैटर्न बनाते हैं, जिसे हम इसके उपरांत बनाने के बाद बेस कपड़े पे रख के मार्किंग करके कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करके हम गारमेंट को रेडी करते हैं। अगला है नोचर। नोचर, ये देखिए जैसे इसमें आगे एक ये दांत सा बना हुआ है, इससे हम किसी भी पैटर्न में किसी भी नोच को लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहाँ पे जैसे गारमेंट की स्लिट है। अगर हमें पेपर पे अगर कहीं मार्किंग नहीं होगी कि हमें सूट में स्लिट कितना ओपन करना है, आमोल से सिलाई करते हुए स्लिट कहाँ तक जाएगी और कहाँ से ओपन करना है, तो सिलने वाले कारीगर को असुविधा हो सकती है। उसके लिए हम इस नोचर का इस्तेमाल करते हैं। इस जहां तक हमें जहां से स्लिट हमें ओपन करनी है वहां पे हम इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कट कर देते हैं, जिससे सिलाई करने वाले को ये ज्ञात हो जाता है कि हमें इस पोर्शन तक ही सिलाई करनी है और इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई ओपन करके स्लिट ओपन करना है। ये प्राय मेटलिक मटेरियल से ही बना होता है, मेटल का बना हुआ होता है। अगला पॉइंट है टेलर चौक। चौक से जैसे आप समझ पा रहे हैं और देख के ही समझ जाएंगे, ये एक नॉर्मल चौक है जिससे हम ड्राफ्टिंग करते हैं। इसके ड्राफ्टिंग करते हैं और इसकी कटिंग, ये ड्राफ्टिंग के समय भी इस्तेमाल होता है, प्लस जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग के लिए, मार्किंग के लिए भी हम टेलर चौक का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा पेंसिल। पेंसिल का इस्तेमाल हम ड्राफ्टिंग करते समय करते हैं। जब भी हम कोई ड्राफ्टिंग करते हैं, उसकी आउटलाइनिंग डालते हैं, तो वो हम पेंसिल की मदद से ही आउटलाइनिंग करते हैं। अगला पॉइंट है रबड़। जैसे अगर कोई गलती, आप ड्राफ्टिंग करते समय आपसे कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई शेप सही नहीं बनती है या बनाने में कोई दिक्कत आती है, तो उसे आप इरेज करके और दोबारा पुनः उसे निर्माण कर सकते हैं। तो वो इरेज करने के लिए आपको रबड़ की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है ब्रश। अगर आप कोई पैटर्न बनाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं पैटर्न मेकिंग की, तो आप पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लू कलर के फैब्रिक पे हम पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम चौक से निशान लगाकर और अपने पैटर्न को बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर उसे हमारा प्रैक्टिस हो जाने के उपरांत हमें उसे मिटाने के लिए, उस चौक का निशान हटाने के लिए हम इस तरह के, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब समझते हैं कि कटाई के उपकरण एवं उनके सहायक सामान के विषय में। इसमें सबसे पहला है हमारा कटिंग टेबल। कटिंग टेबल कटाई की मेज की लंबाई 6 फुट, चौड़ाई 4 फुट तथा ऊंचाई 3 फुट होनी चाहिए। खड़े होकर काम करने वाले मेज का तथा बैठकर काम करने वाले बोर्ड या फट्टे का
प्रयोग किया जाता है। इसका ऊपरी भाग समतल होना चाहिए। बोर्ड की ऊंचाई 6 इंच होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी सी टेबल होती है जिसपे आप अगर आप कटिंग कर रहे हो तो इस पे ये इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके कपड़े की पूरी लेयर इस पे बिछ जाए। इसके अलावा ये टेबल में हमेशा नीचे का भी पोर्शन ऐसा रखना चाहिए, ये नीचे भी रैक बनानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आप कोई अगर कटिंग ऊपर कर रहे हो तो उससे संबंधित जितने एक्सेसरीज या दूसरे कंट्रास्ट फैब्रिक अगर है तो आप नीचे स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आपको बार बार स्टोर में जाके फैब्रिक लाने की आवश्यकता ना पड़े। उससे संबंधित जितने भी कपड़े हैं आप यहाँ पे रख सकते हो। दूसरा है छोटी कैंची। छोटी कैंची का इस्तेमाल हम छोटे पार्ट्स की कटिंग के लिए करते हैं या ट्रिमिंग के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा है बड़ी कैंची। बड़ी कैंची का इस्तेमाल हम कपड़ों की कटिंग के लिए करते हैं। यह कैंची 10 इंच से 14 इंच अर्थात 25 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। कपड़े पर कैंची का दबाव पड़ने से कपड़ा अच्छा और जल्दी कटता है। इससे एक बार में 7 से 8 तहें काटी जा सकती हैं। इससे कटिंग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी कैंची जो है उसकी एज शार्प होनी चाहिए। अगर कैंची की एज शार्प या तेज नहीं होगी तो हमारी कटिंग सही तरीके से नहीं होगी और हमें सिलाई में इससे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी क्रम में चौथा है इलेक्ट्रिक कटर। जब हमें कोई प्रोडक्शन के लिए या बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई कटिंग करनी होती है तो आप सिंगल कैंची से कटिंग करने में आपको असुविधा हो सकती है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग उद्योगशालाओं में किया जाता है। इसे सहजता से ही 50, 100, 200 से इकट्ठे पीसों की कटिंग एक साथ की जा सकती है। यह भी 2 नापों में मिलता है तथा 2 प्रकार का होता है, एक तो गोल ब्लेड वाला, दूसरा बड़ी लंबी और चौड़ी ब्लेड वाला। इससे इससे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कटिंग में बहुत ही आसानी होती है। बहुत कम समय में ही 300 से 400 पीसेस एक साथ काटे जा सकते हैं। इसी क्रम में अगला हमारा है बटन होल की कैंची। बटन होल की कैंची की सहायता से आप शर्ट या किसी भी वस्त्र में अगर कोई बटन होल करना है तो आप इस कैंची की मदद से छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा करके कटिंग कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला है कटावदार कैंची। इसे हम इंग्लिश में पिकिंग सीजर भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः हम डिजाइनर्स गारमेंट के लिए करते हैं। इसके अलावा जो हमारे वस्त्र हम निर्माण करते हैं उसकी इनर लाइनिंग में, इनर साइड में जो हमारी रॉ एजेस निकलती हैं, मतलब जो किनारे निकलते हैं जिसमें रोए ना निकले, उसको इस समस्या से बचाने के लिए हम उन किनारों को कटावदार कैंची से कट कर देते हैं जिससे वो रेशे ना निकले। पांचवा है होल मेकर। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी गारमेंट में कोई निशान लगाना है, कोई पॉइंट मार्क करना है, तो उसके लिए हम होल मेकर का इस्तेमाल करते हैं। यह आगे से नुकीला और पीछे की तरफ मोटा होता है। फौजी वर्दियों में और पुलिस की पोशाक में या किसी डिजाइन बनाने के लिए जहां छिद्र करने की आवश्यकता होती है वहां पे हम इस छिद्र का प्रयोग करते हैं। इससे होल करके आइलेट स्टिच से हम होल करते हैं और इसे एम्ब्रॉयडरी करके हम आइलेट स्टिच बनाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के बॉटम गारमेंट मतलब अगर निचले शरीर के भाग में पहनने वाले जैसे पैंट, ट्राउजर्स, लोअर, इन सब में बटन के अटैचमेंट के लिए होल करने के लिए हम इस छिद्र का प्रयोग करते हैं, जिससे हम डोरी इंसर्ट करके और बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हम उस होल को इस छिद्र की मदद से ही, इस होल मेकर की मदद से ही छेद करके आइलेट स्टिच करके और हम आसानी से डोरी को डाल के और गारमेंट तैयार कर सकते हैं। अगला है बॉडकिन। बॉडकिन का प्रयोग हम सिलाइयों को खोलने के लिए करते हैं, या हम किसी तरह का थ्रेड मार्का अगर किसी गारमेंट में हमने लगाया है तो उनके रेशे निकलते हैं, उन रेशों को हटाने के लिए इस प्रकार के बॉडकिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे ये एक चिमटी के भांति समान होता है। इन दो हिस्सों की मदद से हम जो रेशे गारमेंट में फंसे होते हैं या थ्रेड मार्का फंसा होता है, हम इनकी सहायता से, इस चिमटी की सहायता से
निकाल लेते हैं। इसके अलावा कोई अगर हमारी सिलाई लगी है, सिलाई को हमें खोलना है, तो इस निडल के माध्यम से, ये देखिए आप, निडल के माध्यम से हम सिलाई को आसानी से खोल सकते हैं। अगला है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब अगर किसी गारमेंट में हम अगर चौक से मार्किंग लगाते हैं और वो मार्किंग उस पर टिकती नहीं है, तो हम इस ट्रेसिंग व्हील की मदद से उस पर निशान लगा देते हैं। आप जैसे कि इमेज में देख सकते हो, ये नुकीले नुकीले पॉइंट्स निकले हैं। ये जब आप किसी भी फैब्रिक पे या किसी गारमेंट पे इसको प्रेस करते हो, तो ये अपने नुकीले दांतों से एक छाप छोड़ जाते हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये ऐसे नुकीले निकले हुए हैं। तो इस छाप की मदद से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें यहाँ कहाँ से कहाँ तक कटिंग करनी है, और इसकी मदद से हम उस कटिंग को सुचारू रूप से कर सकते हैं और हम अच्छी फिटिंग का गारमेंट बना सकते हैं। ये प्रायः सूती, रेशमी और वुलन में इस तरह के विक्की मार्का का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए हम समझते हैं सिलाई के उपकरण एवं उनके सहायक सामान के विषय में। इसमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कपड़े की। अगर आप कोई वस्त्र बना रहे हो तो किससे बनाओगे? कपड़ों से ही। तो सबसे पहला इसका उपकरण है कपड़ा। दूसरा है सुई। सुई भी दो प्रकार की होती है, एक हाथ की सुई, एक मशीन की सुई। जब भी कोई आप वस्त्र बनाते हो तो उसमें बहुत से ऐसे पोर्शन होते हैं जिनकी सिलाई के लिए आपको हाथ की सुई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हेम स्टिच करनी है तो वहां पे आपको सुई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा विभिन्न तरह के सजावटी टांके करने के लिए भी आप हाथ की सुई का इस्तेमाल करते हो। वहीं अगर गारमेंट को हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें मशीन की सुई की आवश्यकता होती है। ये सुइयां मेटल की बनी होती हैं। पहले के ज़माने में हमारे पास मेटल जब उपलब्ध नहीं था, जब हम मेटल के बारे में हम नहीं जानते थे, तो उस पाषाण काल में हम पत्थर की सुइयों का भी इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, वैसे वैसे ही इसमें भी बदलाव होते गए, और इस बदलाव के साथ साथ ये अब बहुत पतली क्वालिटी में मेटल की हमें बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है, जिससे हमारी सिलाई बहुत अच्छी और फाइन होती है। तीसरा उपकरण है थिम्बल। थिम्बल इसके प्रयोग से दर्जी की उंगलियों को सुरक्षा मिलती है। यह ऊपरी भाग में खुला तथा बंद दोनों प्रकार के होते हैं। यह प्रायः स्टील और पीतल दोनों के ही बने होते हैं। इसके ऊपर बिंदु बिंदु उभरे होते हैं, जिसके बीच में से सुइयां जाकर अटकती हैं और आगे की ओर धक्का देकर निकल जाती हैं। इसके प्रयोग से कार्य शीघ्र हो जाता है तथा हमारे हाथ को कोई हानि भी नहीं होती है। चौथा है धागा। किसी भी गारमेंट को सिलने के लिए सबसे मेन उपकरण जो होता है वो धागा ही होता है। आप धागों की सहायता से ही दो कपड़ों को जोड़ के एक वस्त्र का निर्माण करते हैं। आइए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिनिशिंग एवं प्रेसिंग के उपकरण एवं उनके सहायक सामान। इसमें सबसे पहला है प्रेस। आज के टाइम में ऑटोमेटिक प्रेस हर घर में उपलब्ध है, लेकिन पहले के ज़माने में जब ऑटोमेटिक प्रेस उपलब्ध नहीं हुआ करती थी तो कोयले की प्रेस का भी इस्तेमाल करते थे। पर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, वैसे वैसे इसके भी क्षेत्र में नए नए बदलाव हुए और नए नए तरीकों के प्रेस आज मार्केट में उपलब्ध है। जैसे बिजली वाले प्रेस, स्वचालित बिजली वाले प्रेस, ऑटोमेटिक भाप वाली प्रेस, लाउंड्री प्रेस। ये विभिन्न तरह के प्रेस आज के ज़माने में मार्केट में उपलब्ध हैं, जिससे आपका कार्य बहुत आसानी से बहुत कम समय में सुचारू रूप से हो जाता है। दूसरा है प्रेसिंग स्टैंड। आपको कोई भी गारमेंट जब तैयार होता है तो उसको अच्छी लुक और अच्छी फिटिंग देने के लिए हमें प्रेस करने की आवश्यकता है। और प्रेसिंग के लिए सबसे जो दूसरा इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो है प्रेसिंग स्टैंड। यह लगभग 36 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा होता है। इसके सीधे हाथ की ओर प्रेस रखने के लिए 6 इंच का स्थान होता है। बाएं हाथ पर एक नुकीला सा होता है, इस पर बाजू रख के बाजू या डार्ट्स किसी भी तरह की प्रेस करनी हो तो इस नुकीले हिस्से पे रख के हम बाजू या कंधे को प्रेस कर सकते हैं आसानी से। यह प्रायः इस तरह की प्रेसेस प्रायः
इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, अमूमन घरों में नहीं होती है। घरों के लिए आप नॉर्मल स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है वाटर बॉट। आप जब भी प्रेसिंग करते हो, बहुत से ऐसे गारमेंट होते हैं, बहुत से ऐसे वस्त्र होते हैं जिनमें श्रिंकेज या सिकुड़न होती है, तो उस सिकुड़न को हटाने के लिए हम उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। तो उस पानी का छिड़काव करने के लिए हमें एक बाउल लेना होता है, जिसे हमें प्रेसिंग टेबल के साथ ही रखना होता है। जहाँ पे भी हमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे हम पानी का छिड़काव करके प्रेस करते हैं, तो वो श्रिंकेज स्वतः ही वहां से चली जाती है। अगला है स्लीव बोर्ड। बहुत से ऐसे गारमेंट होते हैं जिनमें अगर आप फ्लैट, जैसे कोट होता है, कोट पे अगर आप फ्लैट प्रेस कर दोगे स्लीव पे, तो उसमें चमक आ जाएगी और वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसे प्रेस करने के लिए हमें उसकी गोल प्रेस करनी होती है, गोलाई में प्रेसिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम इस तरह के, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, इस तरह के एक स्टैंड को, इस स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यहाँ से हम बाजू को इंसर्ट करते हैं, इसके गोल गोल घुमा के पूरे बाजू की प्रेसिंग करते हैं और साथ साथ ही कंधे की भी प्रेसिंग इसी स्टैंड पे करते हैं, ताकि इसमें किसी भी तरह की क्रीज ना पड़े, किसी भी तरह का कोई फ्लैट लाइन ना दिखे। इसी क्रम में पांचवा है स्पॉन्ज। बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनमें श्रिंकेज बहुत जल्दी आ जाती है, सिकुड़न बहुत जल्दी आ जाती है। तो उस पे हम क्या करते हैं, इस स्पंज को, ये जो देखिए आप स्पंज है, इसको आपने जैसे भी पढ़ा था वाटर पॉट, इसमें आप क्या करते हैं, आप छिड़काव करते हैं। आप चाहो तो छिड़काव भी कर सकते हो, या इस स्पंज की मदद से हम वाटर पॉट को के पानी में इसको डिप करके फिर स्क्वीज करके इससे जो पानी है उस निकाल देते हैं, और फिर गारमेंट पे धीरे धीरे उस पर प्रेस करते हुए उस गारमेंट को हल्का सा गीला कर लेते हैं। गीला करने के बाद फिर हम प्रेस की मदद से जब हम प्रेसिंग करते हैं, तो वो उस कपड़े से जितनी भी श्रिंकेज होती है बस स्वतः ही चली जाती है। इस क्रम में है छठवां हैंगर। कपड़ा प्रेस हो जाने के बाद आप कपड़े को अगर फोल्ड करके रखते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो भी गारमेंट आप प्रेस कर रहे हैं उनको खुला सीधे ही फॉर्म में हैंगर में हैंग करके आप अलमारी में, या जो भी आपकी स्टोरेज का स्थान है, वहां पे आप स्टोर करके। हैंगर प्राय लकड़ी के भी बनाए मार्केट में उपलब्ध है, मेटल के भी उपलब्ध है, प्लास्टिक की क्वालिटी में भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। फिनिशिंग के उपकरण में ही अगला है डुप्लेक्स बोर्ड। डुप्लेक्स बोर्ड, जैसा कि आपने इससे पहले अभी देखा था, जो स्लीव के लिए हम बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। डुप्लेक्स बोर्ड उससे मिलता जुलता ही होता है, बस इसकी चौड़ाई और लंबाई स्लीव बोर्ड के मुकाबले थोड़ी सी छोटी होती है। इस पे ब्लाउज के कंधे या सूट के कंधे, इनको गोलाई में जब भी प्रेस करना होता है तो हम डुप्लेक्स बोर्ड पे रख के उसकी मदद से हम गोल में प्रेस उसे करते हैं। अगला है प्रेसिंग क्लॉथ। जब भी आप किसी टेबल पे आप कोई प्रेसिंग कर रहे होते हो, तो अगर आप डायरेक्ट लकड़ी पे कब गारमेंट रख के प्रेसिंग करोगे तो दाग धब्बे लगने की संभावना होती है, या कपड़ों में चमक आने की संभावना होती है। इसके लिए क्या करते हैं, जब भी आप किसी टेबल पे प्रेसिंग करें तो प्रेसिंग करने से पहले उस पर एक कॉटन का अच्छा सा कपड़ा बिछा लें, साफ सुथरा कोशिश करें कि सफेद बिछाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी गारमेंट पे प्रेसिंग कर रहे हैं, आपने उस पर कपड़ा किसी रंग बिरंगे कपड़े का इस्तेमाल किया, तो जब भी आप जिस वस्त्र का को प्रेसिंग कर रहे हैं उसको अगर आपने गीला किया, तो उस कपड़े का रंग या ड्रेसिंग जो टेबल पे आपने कपड़ा बिछाया है वो अगर वो रंग बिरंगा रहेगा, और अगर वो भीग, अगर आपको उसको उसको गीला किया तो उस कपड़े का रंग छूट के आपके वस्त्र में लग सकता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि प्रेसिंग क्लॉथ जब भी आप इस्तेमाल करें वो सफेद रंग का इस्तेमाल करें, ताकि यह गलती होने की संभावना ना हो कि अगर हमने कपड़ा गीला किया, अगर हमने कपड़ा गीला जो प्रेस कर रहे हैं गीला किया और उसके साथ ही अगर प्रेसिंग क्लॉथ भी गीली हो गई, तो उसका रंग छूट के आपके कपड़ों में नहीं लगेगा, क्योंकि सफेद का तो कोई रंग नहीं होता। तो सफेद, तो कोशिश करें कि हमेशा प्रेसिंग क्लॉथ सफेद रंग का इस्तेमाल करें। अगला है कुशन। कुशन बहुत बार जो प्रेस करने वाले कर्मचारी होते हैं या लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के कुशन रखते हैं। बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट्स की प्रेसिंग होती है जहाँ पे अगर हम फ्लैट प्रेस कर देंगे तो उस पर या तो निशान आ जाएगा या वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस
कमी को सही करने के लिए जो भी प्रेसिंग करने वाला कर्मचारी होता है वो अलग तरीके के कपड़े के कुछ छोटे बड़े कुशन्स बना लेता है, जिससे जहां पे भी प्रेस करना है उस बॉडी पार्ट के अंदर में हम कुशन रख के और ऊपर से प्रेस करते हैं, गोल प्रेस करेंगे, जिससे ना कोई चमक आएगी गारमेंट पे और ना ही कोई निशान बनेगा। तो प्रशिक्षार्थियों, आज हमने आपको समझाया कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग होने वाले उपकरण एवं सहायक सामान कौन कौन से हैं, नाप लेने वाले उपकरण एवं सहायक सामान कौन कौन से हैं, ड्राफ्टिंग एवं मार्किंग के उपकरण एवं उनके सहायक कौन कौन से हैं, कढ़ाई के उपकरण एवं उनके सहायक सामान कौन से हैं, सिलाई के उपकरण एवं उनके सहायक सामान कौन कौन से हैं, साथ ही साथ फिनिशिंग एवं प्रेसिंग के उपकरण एवं उनके सहायक सामान कौन कौन से हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने आज यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया। आशा है आपको मेरा यह प्रशिक्षण पसंद आया होगा, आपको अपने भविष्य में इससे बहुत मदद मिलेगी। तो आज के लिए मेरा टॉपिक इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।